Hello everyone, welcome to Dr. Meenu's Commerce IQ. This is our second video of the topic Inflation Accounting और इस वीडियो में हमने टेक्निक्स ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को कवर किया है। इससे पहले वाली जो हमने वीडियो दी है पार्ट 1 उसमें हमने इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के बेसिक्स को क्लियर किया था। तो जिसने पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके एक बार वो वीडियो प्लेलिस्ट में से देख लें, तो ये वीडियो और भी अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर? तो चलिए चलते हैं। चलने से पहले पेन और रजिस्टर लिया? देखो ले लो, कि नोट्स बना के साथ में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज बच्चे कहते हैं कि ये टॉपिक जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लियर? चलिए, नई वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी ना। चलिए लेट्स मूव। टेक्निक्स ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। लास्ट वीडियो में हमने इन्फ्लेशन पढ़ लिया, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग पढ़ लिया, हिस्टोरिकल कॉस्ट की क्या लिमिटेशंस थी, उनके जिसकी वजह से हमें इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की तरफ स्विच होना पड़ा, वो हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं, और हमने लास्ट में जो पढ़ा था वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ और पढ़ी थी, डिफरेंट आइटम्स जिन पे ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारे प्राइस लेवल चेंजेस का। ठीक है, तो अब वही चीज़ें हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक्स है प्राइस लेवल चेंजेस की, जिनसे हम अपने जो आइटम्स हैं उनको करंट वैल्यूज़ पर ला सकते हैं। सबसे पहले है रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच। देखो दो अप्रोचेज हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच और परचेजिंग पावर अप्रोच। इसको हम कहते हैं पार्शियल रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग। पार्शियल मतलब आधी, कम, पूरी नहीं, और ये कंप्लीट रिवैल्यूएशन। एज द नेम सजेस्ट, पार्शियल मतलब थोड़ा कुछ आइटम्स को हम क्या करते हैं, रिवैल्यू करते हैं, और कंप्लीट में हम टोटल जितने भी हमारे आइटम्स हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सभी को हम रिवैल्यू करते हैं। तो अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे अपनी पार्शियल रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग टेक्निक्स के बारे में। देखो, इट इज़ अ सिस्टम, इट इज़ एन अप्रोच ओनली दोज आइटम विच आर मोस्ट अफेक्टेड बाय द प्राइस लेवल चेंजेस आर कन्वर्टेड इनटू करंट प्राइसेस। जो हमारे अफेक्ट हो ही नहीं रहे हैं तो उनको हम इंटैक्ट रखेंगे, उनको छेड़ेंगे ही नहीं। हम छेड़ेंगे किसको? तीन आइटम हमने पढ़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट फिक्स असेट्स, सेकंड द डेप्रिसिएशन एंड इन्वेंट्री। ये तीन हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हैं हमारे इन्फ्लेशन से। क्लियर? तो आगे चलते हैं फिर। देखो, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच में हमने देखा फिक्स असेट्स के बारे में पहले बात करेंगे। तो फिक्स असेट्स को हम कैसे करंट कॉस्ट पे ला सकते हैं, टू करंट कॉस्ट। फिक्स असेट्स को हम कैसे करंट कॉस्ट पे ला सकते हैं? सबसे पहला तो आता है हमारा मार्केट प्राइस। देखो, जितने भी हमारे फिक्स असेट्स हैं अंडर दिस मेथड दे आर शोन एट द करंट प्राइस, या हम कहेंगे मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी मार्केट में उनकी वैल्यू है उसी को हम अपनी करंट वैल्यू मान लेंगे। अब इसमें एक प्रॉब्लम यह आती है कि अगर हमारे पास न्यू मशीन है तो या 1-2 साल ही पुरानी मशीन है तो हो सकता है उसकी हमें मार्केट वैल्यू पता चल जाए, नई मशीन अवेलेबल हो वैसी ही। लेकिन अगर कोई हमारे पास ओल्ड मशीन है और काफ़ी पुरानी है, सपोज करें 10 साल पुरानी मशीन अगर हमारे पास है, तो उसकी हम करंट या मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमारे मार्केट में वो एसेट है ही नहीं, तो यहाँ डिफ़िकल्टी आती है मार्केट वैल्यू निकालने में। ठीक है, हो सकता है ये जो ओल्ड मशीन थी ऑब्सोलेट हो गई हो टेक्नोलॉजी चेंजेस की वजह से, डिज़ाइन चेंजेस की वजह से, तो अब ये यूज़ में ही नहीं आ रही है, लेकिन अभी भी हमारे पास तो चल रही है, तो हम उसकी मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहाँ हमारे पास इस मेथड में डिफ़िकल्टी आती है। क्लियर? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरा मेथड यूज़ करते हैं अपने फिक्स असेट को करंट वैल्यूज़ पे कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज़ अप्रेजल। अप्रेजल बाय द प्रोफेशनल्स। हमारे पास प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि हमारी एसेट्स होते हैं, उनकी मार्केट में क्या वैल्यू है उसको रिवैल्यू करते हैं, उनकी वैल्यूएशन करते हैं। तो हम प्रोफेशनल्स का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी क्या आते हैं, हमारे बायस्ड हो सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हमारा जो वैल्यूअर है उसकी परसेप्शन क्या है पर्टिकुलर एसेट्स के बारे में, मार्केट कंडीशंस के बारे में।
ठीक है। तो अप्रेजल अगर हम प्रोफेशनल से करवा रहे हैं तो वो भी हम उसकी भी गारंटी नहीं ले सकते कि 100% वो भी बहुत एक्यूरेट होगा। उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां होंगी, और सबसे बड़ी कमी होती है बायस की, सब्जेक्टिविटी की, कि उसका अपना पर्सनल जो एटीट्यूड है, पर्सनल जो उसके समझ है, डिस्क्रिशन है, वो उससे हमारी जो वैल्यू होती है एसेट की वो इफेक्ट होती है। अब थर्ड मेथड आता है हमारा इंडेक्स नंबर। हम बार बार इंडेक्स नंबर बोलते हैं। देखो ये इंडेक्सेस होती हैं जो कि आरबीआई इशू करता है। एक होता है हमारा जर्नल प्राइस लेवल, ठीक है, जर्नल प्राइस लेवल। तो उसको आरबीआई इशू करता है। ये एक ग्रुप ऑफ कमोडिटीज को लेके बनाया जाता है। एक जर्नल प्राइस इंडेक्स होता है, एक बास्केट बना दी जाती है कमोडिटीज की, और उनके बेसिस पे हम प्राइस लेवल निर्धारित किया जाता है बाय आरबीआई। अब हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर के बेसिस पे भी कर सकते हैं। इंडेक्स नंबर में क्या करेंगे हम, देखो इंडेक्स नंबर बहुत ही सिंपल है, और आगे आने वाले जितने भी हमारे मेथड्स होंगे उनमें सब में हमें इंडेक्स नंबर को यूज़ करना है। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, और बहुत सिंपल भी है, इतना कुछ नहीं है। किसी भी चीज़ की करंट वैल्यू पे आने के लिए हम क्या करते हैं, पहले उसकी ओरिजिनल वैल्यू लेते हैं, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं कब वो परचेज हुई, तो इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर, ठीक है, जिस साल में हमने उसको परचेज किया है, और मल्टीप्लाई कर देंगे इंडेक्स ऑफ करंट ईयर। सिंपल सा मेथड है ये, ठीक है। तो बहुत सारे आगे जो मेथड पढ़ेंगे उसमें भी हमें इसको क्या करना है, ओरिजिनल वैल्यू को डिवाइड कर देंगे हम कब वो एसेट हमने परचेज किया था, उसका इंडेक्स, और इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर। देखो ये इंडेक्स हमें कोई कैलकुलेट नहीं करना है, ये इंडेक्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो इन इंडेक्स बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, तो इन इंडेक्स के बेसिस पे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये तीन मेथड हैं फिक्स असेट्स को कन्वर्ट करने के लिए, मार्केट प्राइस मेथड, अप्रेजल बाय द प्रोफेशनल्स, या इंडेक्स नंबर। अब क्या करना है हमें, जब भी हमारी इन्फ्लेशनरी सिचुएशन होती है तो एसेट का प्राइस इंक्रीज होता है इन्फ्लेशन में, है ना। कंडीशन तो डिफ्लेशन की भी हो सकती है, लेकिन जर्नली क्या होता है, इन्फ्लेशन ही होता है। तो इन्फ्लेशन की कंडीशन में क्या है, हमारे पास इन एसेट्स की क्या होती है, वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अब तीनों ही मेथड में जो भी हमारी इंक्रीज्ड वैल्यू आएगी उससे हम क्या करेंगे, एसेट अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट, टू रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री करके हम इसको एडजस्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा फिक्स असेट्स का, ठीक है। बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा अगर शुरुआत से हम नहीं पढ़ते हैं तो कंफ्यूजिंग लगता है, अदरवाइज बहुत आसान टॉपिक है ये। दूसरी बात करते हैं हम डेप्रिसिएशन की। हमने बताया फिक्स असेट, डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री तीनों हमारे मोस्ट अफेक्टेड आइटम है। अब बात करते हैं हम डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है, देखो सबसे पहले एक हमारा आता है ऑन रिप्लेसमेंट कॉस्ट। देखो ओरिजिनल कॉस्ट पे हम कर रहे थे, अभी हमने लास्ट वीडियो में भी देखा कि अगर ओरिजिनल कॉस्ट पे करते हैं हम तो हमारी क्या होती है, ड्रॉबैक होती है, हमारे पास रिप्लेसमेंट के लिए फंड नहीं होता है ना। रिप्लेसमेंट के लिए फंड अवेलेबल नहीं हो पाता है, रिप्लेसमेंट फंड नहीं मिल पाता है हमें। तो हम क्या करते हैं, हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट देखते हैं उस पर्टिकुलर एसेट की, क्या रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, और उस कॉस्ट के बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। क्लियर। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट के लिए भी क्या करना पड़ेगा, हमें वही इंडेक्स नंबर यूज करने पड़ेंगे, जैसे सेम हमने इंडेक्स नंबर पीछे यूज किया था। तो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट हमारे एसेट की इनटू क्या बताया था अभी, करंट ईयर इंडेक्स अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स। ये आ गई हमारी परचेज ईयर इंडेक्स। तो इससे आ गई हमारी करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब क्या करेंगे, हम इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे, ठीक है, सिंपल है। और इस डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज किया इसको क्या करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से डेबिट कर लेंगे टू द प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये हमारा इसका एडजस्टमेंट हो जाएगा। सिंपल हुआ रिप्लेसमेंट अकाउंट पे। अब दूसरी बात, देखो रिप्लेसमेंट अकाउंट क्या है, हमारा फ्यूचर की कंडीशन है। तो फ्यूचर जैसे आज हमने दिया इसको ओरिजिनल कॉस्ट की बात करें तो ये क्या है, पास्ट में है। और रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है,
सपोज करो हमारा जो एसेट था वो 10 ईयर उसकी लाइफ थी, तो ये 5 साल तो पहले की बात है और 5 साल आगे की बात है। तो क्यों ना हम इसके बेसिस पे काम करें, करंट के बेसिस पे काम करें। ये दोनों एक्सट्रीम हो गई ना, ओरिजिनल तो पास्ट हो गया और रिप्लेसमेंट हमारा फ्यूचर हो गया। हम अगर बात करें इन दोनों के एक्सट्रीम के बीच की, तो एक रास्ता निकालते हैं हम कि हम डेप्रिसिएशन लगा देते हैं चलो करंट कॉस्ट पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, करंट कॉस्ट निकालते हैं अपने एसेट की। और करंट कॉस्ट क्या हो सकती है हमारी, करंट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि हम मार्केट में उसको परचेज कर सकते हैं। अगर आज मुझे कोई मशीन है और वो मेरी मशीनरी आज मुझे मार्केट में उसको परचेज करना है, तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, मार्केट में उसको किस रेट पे परचेज कर पाऊंगी आज प्रेजेंट में, दैट इज आर करंट कॉस्ट। तो हमने उसकी करंट कॉस्ट निकाल ली और उस करंट कॉस्ट के बेसिस पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। ठीक है, तो लेकिन ये रास्ता हमारा क्या है, बीच का रास्ता है ये हमारा। इसमें हम ना तो पास्ट में जाते हैं और ना ही फ्यूचर में जाते हैं, हम आज की बात कर रहे हैं। तो आज के बेसिस पे करंट कॉस्ट निकाल के हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे और उस डेप्रिसिएशन को हम एडजस्ट कर लेंगे। क्लियर। अब बात आती है हमारी परचेजिंग कॉस्ट की। ठीक है, परचेजिंग पावर ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्ट। अगर हम ये वाला मेथड लगाते हैं तो इसमें क्या करना है, हमें जो एसेट हमने जिस टाइम पे परचेज किया था, सपोज हमने एसेट परचेज किया 2001 में, 20,000 का कोई एसेट परचेज किया। अब 2006 में हम वैल्यू देख रहे हैं कि जो हमने 2001 में खर्चा किया था 20,000 का, आज इसकी परचेजिंग पावर क्या है। ठीक है, तो उस परचेजिंग पावर के बेसिस पे हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। इसमें भी हमें इंडेक्स लगाना है 2001 में परचेज ईयर का, या हम कह सकते हैं बेस ईयर का इंडेक्स लगाना है। और 2006 का इंडेक्स हमें गिवन होगा। सपोज करो हमारा 2006 का इंडेक्स है 120 और बेस ईयर इंडेक्स है हमारा 100। तो अब ये जो 20,000 हमने 2001 में खर्च किए थे, एसेट परचेज किया था, उसकी आज परचेजिंग पावर क्या है, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 20,000 इंटू कितना, बेस ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर इंटू करंट ईयर। ये आ गया हमारा 24,000। तो हमारी क्या आ गई, ये हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट की परचेजिंग पावर। अब इस परचेजिंग पावर पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे, दैट इज 24,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। क्लियर। अब आता है हमारा फोर्थ मेथड। इस मेथड से भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। देखो इन तीनों में हमने क्या किया था, इन तीनों में हमने अपने एसेट को करंट वैल्यू पर लाए या रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकाली और उस पर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करके एडजस्ट किया। जबकि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो कन्वेंशनल जो हमारा मेथड है उसके अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन चार्ज करें। ठीक है, जैसे हम ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करते आ रहे थे डेप्रिसिएशन, वैसे ही चार्ज करा हमने डेप्रिसिएशन। ठीक है, और उसके बाद दूसरा मेथड क्या है, हमने ये देखा कि अगर हमें रिप्लेस करना पड़ता है अपने एसेट को, तो हमें कितने और अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, कितना और डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना होगा। तो इसके लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए हमने क्या किया, एक प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट अकाउंट बना लिया। तो अब एक तो ये हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, प्लस जो एडिशनल डेप्रिसिएशन हमें चाहिए है तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया, जब भी हम एसेट को रिप्लेस करेंगे तो वो हमारा फंड उसके लिए एडुकेट हो जाएगा। क्लियर। तो ये है हमारे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशंस। अब आते हैं बात हम थर्ड में। थर्ड है हमारा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, लीफो फीफो मेथड हम बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। फीफो क्या है मेथड हमारा, क्या था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। यानी कि जो परचेज हमने पहले करी हैं रॉ मटेरियल की, उनको पहले यूज करेंगे हम फिनिश्ड गुड में बनाने के लिए, सीओजीएस के लिए। और जो परचेज हमने बाद में करी है उसको बाद में करेंगे। और दूसरा मेथड होता है हमारा लीफो मेथड, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जब भी हमारी इन्फ्लेशनरी की सिचुएशंस होती हैं तो ये वाला मेथड हम यूज़ करते हैं। देखो हम एक बात करते हैं, जैसे हमने दिसंबर में कोई परचेज की और एक परचेजेस हमने जनवरी में की, रॉ मटेरियल की परचेजेस, और हमें 31 दिसंबर को अकाउंट को
क्लोज करना है अपना। तो अब देखो यहाँ जनवरी में जो हमने परचेज किया है मटेरियल, उसके प्राइजेज में और जो हमारे पास दिसंबर में प्राइजेज हैं, तो दोनों में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है तो हमारा जनवरी के प्राइस, और जनवरी में भी हमारे पास क्या था? दिसंबर का, लास्ट ईयर दिसंबर का क्लोजिंग था। अब हम इस वाले को यूज करें, या हो सकता है हमने यहाँ दिसंबर में भी कुछ परचेजेस की थी, उनको यूज करें। अगर हम 31 दिसंबर को अपने अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, तो जो दिसंबर में हमने परचेज करी है वो क्या होंगी? जनरली हमारी करंट कॉस्ट पे होंगी कि नहीं होंगी? ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए हम लीफो मेथड यूज करें। तो जो हमने दिसंबर में परचेजेस की थी पहले उनको यूज करें, उसके बाद जो हमने कुछ अक्टूबर में परचेजेस करी होंगी तो उनको यूज करें। तो हम ऐसे ऐसे करके लास्ट तक जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस कितना होगा? जनवरी और दिसंबर की कॉस्ट में होगा, और दिसंबर की कॉस्ट में बहुत कम डिफरेंस होगा। तो यहाँ से लीफो मेथड यूज करने से क्या होगा? हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो सेम हो जाएगी करंट प्राइस से। ठीक है, तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए हम लीफो मेथड यूज कर सकते हैं एडजस्ट करने के लिए उसको करंट प्राइसेस पे। दूसरा क्या आता है हमारा? अगर हम लीफो मेथड यूज नहीं कर रहे हैं तो वी कैन यूज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब रिप्लेसमेंट कॉस्ट कौन सी है? अगर मुझे अब दोबारा वही परचेज करना पड़ा, अगेन अगर मुझे परचेज करनी पड़ती है, तो वो किस रेट पे मैं परचेज करूंगी? तो करंट रेट हो गया ना। तो मार्केट में मैं देखूंगी कि अगर मुझे आज परचेज करती हूँ तो मार्केट से मुझे इस रेट में अवेलेबल है ये सामान, तो उसी रेट को मैं कन्वर्ट कर लूंगी अपनी इन्वेंट्री को। ठीक है, तो दैट इज यूज ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जैसे मेरे को 1000 यूनिट चाहिए, और 1000 यूनिट आज मार्केट में जो है वो 50 रुपीज़ एट द रेट पर मिल रही है हमें, तो हम क्या करेंगे? 50 रुपीज़ को यूज़ कर लेंगे। तो हमारा जो गुड्स थे वो क्या हो गए? हमारे करंट वैल्यू पर आ गए। ठीक है, तो वैसे लीफो मेथड ज़्यादा हमारा मोस्टली यूज़ होता है, ये यूज़ ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड हमारा कम यूज़ होता है, क्योंकि इसको जनरली लोग प्रेफर नहीं करते हैं। इसमें बायस हमारे आ सकते हैं, लेकिन लीफो मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लीफो में हमारा पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि कब आया कब गया, हमारा परचेजेस कितनी बची हैं, तो उसको यूज़ करना ज़्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है, अब हमने देखो 3 चीज़ बताई, सिंपल है, हमारा आधे से ज़्यादा काम तो खत्म ही हो गया। इंडेक्स हमने देख लिया कि करंट कॉस्ट पे कैसे निकालेंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैसे निकालेंगे। 3 जो मेजर आइटम थे हमारे, फिक्स एसेट्स, डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री, तीनों का हमने वैल्यूएशन देख लिया पार्शियल में। क्लियर? तो अब यहाँ से क्या हो गया? हमारा आधे से ज़्यादा इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट तो हमारे क्लियर हो गए। अब हमें क्या करना है? इंडेक्स हमें गिवन होंगे, उनको चेंज करना है किसमें? करंट कॉस्ट में। तो पार्शियल में तो सिर्फ हमें तीनों को चेंज करना है, और कंप्लीट में हमें क्या करना है? सारे जितने भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फिगर्स हैं, आइटम्स हैं, या बैलेंस शीट की जितनी भी आइटम्स हैं, उन सबको हमें करंट कॉस्ट पे लाना है। अब उसके लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं? उसके लिए हमारे पास है करंट परचेजिंग पावर मेथड्स, इसको प्यार से हम CPP भी कहते हैं। दूसरा रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा करंट वैल्यू अकाउंटिंग, और चौथा कांस्टेंट रुपी अकाउंटिंग, और पांचवा करंट कॉस्ट अकाउंटिंग, इसको भी हम प्यार से CCA कहते हैं। तो CPP एंड CCA ये हमारे क्या है? इम्पोर्टेंट हैं। तो इन दोनों को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि 5 मेथड देख के तो डर गए होगे ना। तो हमें क्या करना है? फर्स्ट को और फिफ्थ को बहुत डिटेल में पढ़ना है। जो हमारा न्यूमेरिकल बेस है वो जनरली इन्हीं 2 मेथड्स पे है। बहुत सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं, तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। नेक्स्ट वीडियो में करंट परचेजिंग पावर लेंगे, इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और अगली वीडियो में फिर हम करंट CCA ले लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू से देखिएगा, पूरी प्लेलिस्ट देखिएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। उसके बाद भी आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट हैं, तो कमेंट करिएगा। आई विल बी हैप्पी टू सी यू देयर। All the best. Thank you. Have a nice day.